चुड़ैल का ताला। हम इंसानों की चाहत हमेशा उन दरवाजों को खोलने की ज्यादा होती है जिसे खोलने को हमें मना किया जाता है। मुझे याद है कि इसी चाहत के चलते मैं और मेरी गर्लफ्रेंड नैना अक्सर अलग अलग जगहों पर जाया करते थे। पर पिछले महीने जो घटना हमारे साथ हुई उसने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी। मयूर, हमें और कितना टाइम लगेगा? मुझे तो 1 घंटे पहले कहा था कि कैंपिंग स्पॉट यहीं कहीं है। कहाँ है? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। थोड़ा इंतजार और करो नैना, हम बस लगभग पहुंच ही गए। ये मैं पिछले आधे घंटे से सुन रही हूँ। मुझे तो लगता है कि हम कहीं खो गए हैं और रात से पहले तो हम पहुँचने से रहे। नैना अक्सर किसी भी नई जगह को देखने और उसे एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड रहती थी। मैं उसकी इस आदत से अच्छी तरह से वाकिफ था। हम कच्चे रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। ताज्जुब की बात यह थी कि मैप गाड़ी को और अंदर ले जाने का सिग्नल दिखा रहा था, पर हमें आगे घनी झाड़ियों के सिवा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। नैना, या तो ये मैप रास्ता ही गलत बता रहा है या फिर इससे आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना होगा। मयूर, मुझे सूरज ढलने से पहले उस जगह पर पहुंचना है। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, हमें पैदल ही चलना चाहिए। मैं भी नैना की इस बात से सहमत हो गया। मैंने अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते पर उतार दिया और उसे झाड़ियों से ढककर हम जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता इतना भी आसान नहीं था। वहाँ काफी घनी झाड़ियाँ थी जिसके कारण उसके पार निकलना मुश्किल हो रहा था। मुझे याद है नैना को वहाँ से निकलने की काफी जल्दी थी और इसी के चलते एक कांटों भरी झाड़ी से उसकी बाजू पर काफी सारी खरोंचें भी लग गई। मयूर! क्या हुआ नैना? अरे बाप रे, तुम्हारे हाथ पर तो काफी चोट लग गई है। तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? हम शाम होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। मैंने नैना की चोट पर रुमाल को कसकर बांध दिया था जिससे उसका खून बहना कुछ समय के लिए रुक गया। हम संभल कर आखिरकार एक थोड़े साफ और खुले मैदान में पहुंच ही गए थे। वहां एक पुराना सा लकड़ी का कॉटेज था। ये बात तो पक्की थी, इस समय हम जंगल के और अंदर नहीं जा सकते थे। शाम हो चुकी थी और हमने वहीं रुकने का सोचा। नैना, मुझे लगता है रात यहाँ गुजारना सही है। हाँ मयूर, इस कॉटेज में हमें अपनी जरूरतों का सारा सामान मिल सकता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। नैना, अंदर जाकर क्या करोगी? हम यहीं अपना टेंट लगा लेते हैं, ना जाने अंदर क्या होगा। अब तुम इतने भी डरपोक मत बनो। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर अंदर क्या है। मैंने नैना को काफी समझाने की कोशिश की, पर उसकी जिद और रोमांच की भूख के सामने कोई नहीं टिक सकता। हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो हमारा स्वागत एक सड़े मांस की बदबू ने किया। चारों ओर बहुत कम रोशनी थी। आसपास कुछ कागज, पुरानी डायरी और अजीब सी ड्राइंग्स पड़ी थी। दीवार पर एक बड़ी शिकारी कर्द टंगी थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने आवाज दी है। मैं वहीं जम सा गया था। मुझे देखकर नैना बोली, मयूर, मयूर, क्या हुआ तुम्हें? कितना कमाल का कॉटेज है ना। क्या तुमने ये सब कागज और ये डायरी देखी? इसमें कितनी कमाल की बातें लिखी हुई हैं। वो डायरी मनहूस थी या हमारी किस्मत ही खराब थी। नैना देखते ही देखते उन कागजों में खो गई। वो हर एक शब्द को बड़े गौर से पढ़ रही थी। उसकी पुतलियां पढ़ते पढ़ते इतनी जोर से हिलने लगी कि मुझे उसके हाथों से उन कागजों को छीनना पड़ा, पर उसका बड़बड़ाना बंद नहीं हो रहा था। बस करो नैना, ना जाने यहाँ पर कौन था और ये सब किस चीज के कागज हैं। तुम्हारी आदत हमें जरूर किसी दिन मरवाएगी। नैना के चेहरे के भाव जैसे उड़ से गए थे और वो बोली, मयूर, इस जंगल में एक तालाब है जो पूर्णिमा में खूनी लाल हो जाता है और उसमें नहाने वाला
हमेशा ही जवान रहता है, पर वहां वो भी रहती है। नैना, आखिर ये सब तुम क्या बड़बड़ाए जा रही हो? ये असल दुनिया है, परियों के किस्से कहानियों की नहीं है। मैंने नैना को खूब समझाया और वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। नैना की आदत थी कि वो कितनी भी थकी हो, रात को नहाए बिना वो नहीं सो सकती थी। और कमाल ये था कि वहां पर एक पुराना बाथ टब भी था जिसमें पानी पास के तालाब से ही आता था। दूसरी तरफ मेरा ध्यान अपने आप उन कागजों की ओर खींचने लगा। उसमें लिखे अक्षरों में जैसे आवाज आ गई हो और कोई मेरे कानों में जैसे उन्हें लगातार बड़बड़ा रहा था। मैंने जैसे ही पन्ने पलटे तो उनमें से खून बहने लगा। मैं कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही नैना की चीख सुनाई थी। मैं जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा, मेरा दिमाग हिल गया। वहां की खिड़की खुली हुई थी और नैना गायब थी और वहां सिर्फ खून से भरा बाथटब था। तभी खिड़की से मुझे एक औरत उड़ती हुई घने जंगलों में जाती दिखी। मैं अपनी आंखों पर विश्वास करूं या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी मुझे उन पन्नों में लिखी वो लाइन ध्यान आई। जवान होने की प्यास में वो शरीर का एक एक कतरा तक चूस जाती थी। वो कोई परी नहीं बल्कि एक खून चूसने वाली चुड़ैल थी जो अपनी जवानी और शक्तियां बनाए रखने के लिए खून पीती थी। मैंने दीवार पर टंगी वो बड़ी सी कर्द को उठाया और जंगल की ओर भाग पड़ा। अपनी लंबी कर्द से झाड़ियों को काटते हुए मैं एक तालाब के पास जा पहुंचा। मैंने इतनी खामोशी कभी महसूस नहीं करी थी। तभी मुझे वहां नैना तालाब के पास ही बेसुध पड़ी दिखी, जिसकी चोट से रिश्ता खून तालाब के पानी को लाल कर रहा था। तभी उस तालाब में से एक चुड़ैल बाहर निकली और एक पिशाच की तरह नैना के हाथ से खून चूसने लगी। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था, पर यह सच था। मेरी आंखों के सामने मेरी नैना का खून वो चुड़ैल पी रही थी और फिर उस खून से भरे तालाब में चुड़ैल नहाकर फिर से जवान होने लगी। उन पत्तों में कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखी थी। उसमें लिखा हर एक वाक्य मेरी नैना के साथ हो रहा था। तभी उसकी खून की प्यास मुझे ध्यान आई और उस कर्द से मैंने अपनी बाई कलाई काट डाली और चिल्ला पड़ा, नैना! मेरी चीख उस चुड़ैल को सुनाई दे गई और मेरे हाथ से रिश्ते खून को देख वो चुड़ैल किसी भूखे जानवर की तरह मेरी ओर झपकी और मेरे घाव से निकलते ताजे खून को चूसने लगी। मैं उस दर्द को बर्दाश्त कर रहा था और उससे छूटने की कोशिश भी कर रहा था, पर चुड़ैल से छूट पाना नामुमकिन था। मैंने उस कर्द से अपने हाथ को काट कर अलग कर दिया। ये देखकर चुड़ैल गुस्से से पागल हो गई और मुझ पर चिल्लाने लगी, इतने सालों से मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, ताजे खून की तलाश में, और तूने अपना हाथ काट दिया। हाँ? क्या लगा तेरी इस कुर्बानी से वो लड़की बच जाएगी? चुड़ैल ने फिर से हमला किया और इस बार मैंने उस कर्द को सीधा उसके दिल के पार कर दिया। वो चीखने लगी और धीरे धीरे लाल खून बनकर वो अपने उस तालाब में गिर गई। सारा तालाब खून से लाल होने लगा और जैसे चमत्कार हुआ, नैना अपने आप फिर से जवान हो गई। उसके बाद मैं एक पल भी वहां नहीं रुका और नैना को लेकर शहर लौट आया। अब नैना ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है और बिना बाएं हाथ के मेरा ये शरीर मुझे उस खौफनाक रात को भूलने नहीं देता।